नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पर की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद अब सरकार गठन के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की है। दोस्तों बताएंगे आपको किसको मुख्यमंत्री बनाने पर की जा रही है चर्चा और किस तरीके के संकेत मिले हैं। इसी के साथ में आपको बताएंगे, कर्नाटक में जैसे ही बीजेपी को लगा तगड़ा झटका तो बजरंग दल के मामले पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। के साथ में कर्नाटक से सटे राज्य महाराष्ट्र के अंदर होने वाले चुनाव को टालने की कोशिश में जुट गई है बीजेपी की सरकार। बताएंगे दोस्तों किस तरीके से भाजपा के अंदर खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ साथ आपको बताएंगे, आरक्षण बढ़ाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को एसटी एससी समाज के लोगों ने तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों कर्नाटक के अंदर बीजेपी को 51 में से लगभग सारी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। बताएंगे किस तरीके के आंकड़े हैं और कर्नाटक में कम से कम 33 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन सी ये सीटें हैं। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट की यात्रा खत्म हुई है। दोस्तों 15 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। इसी के साथ में द केरला स्टोरी को भारत के बाद विदेश में भी बैन लगाने का दौर शुरू हो गया है। बताएंगे आपको ब्रिटेन के अंदर सारे शो रद्द कर दिए गए हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक चुनाव के अंदर जनता ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जिताया है ये प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत हार है और सारे विपक्षी लोगों को संकेत है कि एकजुट होकर चुनाव लड़िए, बीजेपी ऐसी हार जाएगी। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कर्नाटक में सरकार बनने का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। कुर्बा कम्युनिटी से आने वाले सिद्धरमैया को सीएम बनाया जा सकता है। उनके अंदर 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये तीनों अलग अलग समाज से आएंगे। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार वोकालिगा समुदाय के डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं पर लिंगायत समुदाय के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जिनमें सबसे आगे नाम एमबी पाटिल का चल रहा है। और नायक कम्युनिटी से आने वाले सतीश जारकीहोली को अगला डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कर्नाटक के अंदर कुर्बा समाज की आबादी लगभग 7% है। लिंगायत समुदाय की आबादी लगभग 16% है दोस्तों, और वोकालिगा समुदाय की आबादी लगभग 11% है, जबकि एससी एसटी समाज के लोगों की संख्या लगभग 27% है। यानी कांग्रेस पार्टी 61% आबादी के लोगों को अपने साथ में साधने की कोशिश करेगी और ये पूरा फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है। बीते रात कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी के सारे नेताओं ने बैठक की है। दोस्तों इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सारे ऑब्जर्वर मौजूद रहे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे से अंतिम निर्णय लेने के लिए कहा है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी सुरजेवाला भी पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो आज अंतिम निर्णय लिया जा सका है और कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया को दिल्ली बुलाया गया है दोस्तों, जो साफ तौर पर इस बात का संकेत देता है कि अब सिद्धरमैया की ताजपोशी होने वाली है। और बड़ी बात यह है कि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट की माने तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने सरकार गठन की कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया है। फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। इस पूरे मामले पर ऑब्जर्वर सुशील कुमार सिंधे ने टिप्पणी की है दोस्तों। उनके साथ में महासचिव जितेंद्र सिंह और पूर्व महासचिव दीपक बावरिया भी मौजूद रहे। ये तीनों पर्यवेक्षक बनाए गए थे और ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर लगभग बातें स्पष्ट हो चुकी है। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े नेता। दरअसल दोस्तों विपक्ष के 2 बड़े नेता, एक अखिलेश यादव दूसरी मायावती, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर हमेशा से एक कड़ा रुख रखा है। दोनों नेता कांग्रेस पार्टी पर तीखी आलोचना करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने दोनों नेताओं से मुलाकात की थी और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी को लेकर ममता बनर्जी का रुख भी बदलता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ममता बनर्जी ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है हम उनको समर्थन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां मजबूत है वहां मजबूत रहे। उनको हमारा समर्थन चाहिए तो हम देने को तैयार है। लेकिन बंगाल के अंदर टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ना या फिर टीएमसी को कमजोर करना ये अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी दुविधा में फंसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पश्चिम बंगाल में लेफ्ट अलायंस के साथ में गठबंधन है और हाल फिलहाल के उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के साथ जाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी लेफ्ट गठबंधन के साथ मिली रहेगी दोस्तों, और टीएमसी को पश्चिम बंगाल के अंदर एक बार फिर से झटका देगी। जो भी अपडेट कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आएगी या फिर अन्य विपक्षी दलों की ओर से सामने आएगा आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि ममता बनर्जी के रुख में थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिला है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटक विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल का असर बीएमसी के चुनाव पर पड़ने का असर दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि बीएमसी चुनाव साल 2024 तक कराए जा सकते हैं, यानी 2024 में कराने की संभावना है। और ये संभावनाएं जताई जा रही है कि चुनाव अक्टूबर 2023 तक होने वाले थे। खास बात यह है कि अगले साल राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, लोकसभा का चुनाव भी है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत और विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे सरकार अलर्ट मोड में है। खबर है कि ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के चलते यूबीटी के पक्ष में काफी ज्यादा
ज्यादा सहानुभूति है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने एक बड़ी टिप्पणी की थी दोस्तों। और भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा सदन में विधायकों के शक्ति प्रदर्शन परीक्षण कराने और विधानसभा अध्यक्ष का व्हिप नियुक्त किए जाने के फैसले को गलत बताया था और कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो आज उनकी सरकार को हम फिर से रिस्टोर करा देते, जिसके बाद शिंदे गुट के लिए ये काफी तगड़ा झटका है दोस्तों। एक तरीके से जनता के बीच में अब उद्धव ठाकरे के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है। वो जनता के बीच में जाते हैं और बताते हैं कि उनकी सरकार को चुराया गया है और देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। आपको बता दें कि इस आदेश के सामने आने के बाद चुनाव में नहीं जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट। दरअसल दोस्तों चुनाव को टालने का प्रयास किया जा रहा है और कर्नाटका के नतीजे के बाद तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन एकजुट दिखाई दे रही है और BMC के चुनाव टालने के लिए बीजेपी के लोग तैयार है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ कर्नाटका के अंदर बीजेपी के लोगों को लग रहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण बढ़ाने के बाद जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन उल्टा दाव पड़ गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव से 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाकर 3% से 7% कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि इस कदम के बाद इन सीटों पर उसका प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा 2018 की तुलना में, लेकिन 2018 की तुलना में भी बीजेपी की सीटें नीचे गिर गई है दोस्तों। इस बार बीजेपी को केवल 12 सीटों पर जीत मिली है और 15 ST सीटों में से कोई भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी को SC रिजर्व सीटों में से 21 सीटों पर जीत मिली है दोस्तों, जबकि ST रिजर्व सीटों में से 14 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। यानी ST रिजर्व सीटों में कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों का फायदा मिला है, जबकि SC रिजर्व सीट में भी कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। लगभग 9 सीटें कांग्रेस पार्टी ने और जीती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी को समझना चाहिए था कि आरक्षण के मुद्दे पर जनता वोट तब करती है जब विकास के लिए कुछ किया गया हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर तो 40% कमीशन लेने का आरोप लगा था और यही जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था और बीजेपी के द्वारा आरक्षण का कार्ड खेलना भी यहाँ पर विफल हो गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। और बीजेपी के बड़े नेता जो SC समाज से आते हैं, वाल्मीकि समुदाय के श्री रामुलु भी चुनाव हार गए हैं। 2018 में उप मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उनको पेश किया था, लेकिन अब वो खुद चुनाव हार गए हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बताया जा रहा है कि तकरीबन 33 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है। दरअसल दोस्तों हंसूर में बीजेपी को मात्र 3% वोट मिला है। इसी के साथ में नागमंगला के अंदर बीजेपी को मात्र 4% वोट मिला है। पावगाड़ा के अंदर बीजेपी को 4.3% वोट मिला है और इस तरीके से डिटेल में जानकारी देते हुए कहा गया है कि कम से कम 30 सीटें के आसपास है जहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है, जहां पर भाजपा 10% वोट शेयर भी इकट्ठा नहीं कर पाई है दोस्तों। यानी देश की मीडिया में इस तरीके का एनालिसिस तो सामने नहीं आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी की स्थिति कर्नाटका के अंदर बस से बदतर है और इस बार के चुनाव में तो भाजपा के बड़े बड़े नेता भी चुनाव हार गए दोस्तों। वहीं पर सचिन पायलट ने अपनी यात्रा का समापन कर दिया है, लेकिन 15 दिनों का उनकी ओर से अल्टीमेटम दिया गया। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा पूरी कर ली है। सोमवार को उनको यात्रा का समापन करना था दोस्तों और इस दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। उन्होंने इस मौके पर भाषण देते हुए गहलोत सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वसुंधरा राजे सरकार के अंदर जितने भ्रष्टाचार के मामले आए थे उन सभी पर जांच होनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों और भी मांग की है सचिन पायलट ने। उन्होंने कहा कि अगर CM गहलोत ने दिए गए समय के अंदर कार्य नहीं किया तो वो राज्य भर के अंदर उनके खिलाफ इसी तरीके का आंदोलन करेंगे और आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा। साथ साथ सचिन पायलट ने परीक्षार्थियों को मुआवजा देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का स्रोत राज्य का राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसी को भंग किया जाना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा था कि CM अशोक गहलोत और उन्हें एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि मैं गहलोत जी से मांग करता हूं कि जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो मैं बड़ा आंदोलन करूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीजेपी को तगड़ा झटका लगना पूरी तरीके से तय है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुदीप्तो सेन की द केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर बेशक देश के अंदर पैसा कमा रही हो, लेकिन विदेश के अंदर इसे तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार यूके में रहने वाले भारतीयों को इस बात से नाराजगी हुई है कि इतने दिनों के बाद BBFC ने द केरला स्टोरी को अब यूके का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। हाल फिलहाल के अंदर शो को कैंसिल किया गया है दोस्तों। यानी जो ब्रिटेन के अंदर सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिसके बाद किसी भी फिल्म को दिखाया जाता है, अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं दिया है और फिल्म रिलीज होने के बावजूद कई सारे शो लगाए गए थे, लेकिन उन शो में कार्यक्रम नहीं होने के बाद उन शो को रद्द किया गया और लोगों के पैसे वापस लौटाए गए हैं। कुल मिलाकर द केरला स्टोरी को लेकर एक तरीके का विवाद दुनिया भर के अंदर भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। ब्रिटेन से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर ब्रिटेन में कैंसिल किए गए द केरला स्टोरी के सारे शोज, दर्शक को पैसा वापस कर दिया गया है। साथ साथ पहलवानों का पालिका बाजार तक पैदल मार्च बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बीती रात धरना खत्म करने के लिए कुछ अज्ञात लोग आए थे, फोटो वीडियो खींची, विरोध करने पर यहां से भाग गए। दरअसल दोस्तों कुछ लोग हैं जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों
पहलवानों के आंदोलन में जाते हैं और इसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पहलवानों ने जंतर मंतर से लेकर कैनॉट प्लेस तक फिर से पालिका बाजार होते हुए पदयात्रा निकाली है। इस दौरान पहलवान ब्रजभूषण को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, दोपहर को पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान कई सारे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर मौजूद रहे और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। दोस्तों, साथ सत्यपाल मलिक और कई और लोग मौजूद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह के मौजूदगी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल देखने को मिल रहा है और बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, बीजेपी के अपने सांसद के खिलाफ उसे जेल नहीं भेजा जा रहा है और आंदोलन जारी है, तो बीजेपी की इमेज तो खराब हो रही है। लेकिन बीजेपी के नेता की मौजूदगी के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वीरेंद्र चौधरी बीजेपी छोड़ चुके हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर यहाँ पर आए हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत के लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई भी दी है। दोस्तों, साथ साथ आपको बता दें कि बाजार नियामक प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी सेबी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेबी के द्वारा वर्ष 2016 से अडानी समूह की जांच किए जाने का जो आरोप है, ये तथ्यात्मक रूप से निराधार है। सेबी ने इसे लेकर कहा कि वक्त से पहले और गलत निष्कर्ष निकालने के खिलाफ हम ये आग्रह करते हैं। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि 51 कंपनियों के वैश्विक डिपॉजिटर रसीद यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जारी करने की जांच हमने 2016 में की थी, जिसमें कई सारी कंपनियां थी लेकिन अडानी समूह की कोई कंपनी नहीं थी। लेकिन याचिकाकर्ता जो कह रहा है कि 2016 से ही जांच की जा रही है, पूरी तरीके से गलत है। कुल मिलाकर दोस्तों, सेबी ने 6 महीने का समय मांगा था अडानी ग्रुप के मामले पर जांच करने के लिए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि बहुत समय दिया गया है, अब और ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस का जवाब देते हुए सेबी ने ये बातें कही है। साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी के निकाय चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद समीक्षा बैठक लखनऊ में बुलाई है। दोस्तों, 18 मई को आपातकाल बैठक के तौर पर सारे नेताओं को बुलाया गया है। आपको बता दें कि इस बड़े बैठक के दौरान कई सारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बसपा की करारी हार का मंथन किया जाएगा। प्रदेश के 17 नगर निगमों में बसपा एक पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। वहीं पर 2022 के अंदर हुए विधानसभा चुनाव के अंदर भी सिर्फ एक ही विधायक बसपा से जीत कर आया था। दोस्तों, ऐसे में बसपा पार्टी का लगातार कमजोर होना मायावती को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और इसीलिए शायद उन्होंने ये बैठक बुलाई है। हालांकि इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा, आप तक सारी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ कर्नाटका के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। सोनिया गांधी के द्वारा कर्नाटका जीत के बाद एक और बड़ा बयान दिया गया है। दोस्तों, साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग दावा कर रहे हैं कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड की मांग, कर्नाटका में उप मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बनाना चाहिए। 5 मुस्लिम विधायकों को गृह मंत्री, राजस्व, स्वास्थ्य और अन्य बड़े मंत्रालय दिए जाने चाहिए। यहाँ ये जानने की जरूरत है कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी से 9 मुस्लिम समुदाय से कुल जमा 9 विधायक चुनकर आए हैं। ये दावा है कि 70 विधायकों को जीत दिलाने में मुस्लिम समाज के लोगों का काफी योगदान रहा है और इसीलिए डिप्टी सीएम सहित 5 मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाने की मांग की गई है। इस तरीके से बीजेपी समर्थित लोग दावा कर रहे थे, जिस पर दोस्तों जानकारी ये सामने आई है कि मौलाना शफी जिसने ये बातें कही है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जाहिर है कि उसके इस बयान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है और लोगों ने दावा किया है कि ये बयान इसलिए दिलवाया गया है ताकि कुछ लोग मुस्लिम समाज के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी करते रहे और माहौल खराब करते रहे। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के दावे की पोल लोगों ने अपने अपने तरीके से खोली है। दोस्तों, वहीं पर कर्नाटका के अंदर क्या बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, तो इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि नफरत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नफरत को खत्म करने का काम हमारी पार्टी करेगी। हम लोग संविधान के आधार पर चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चलते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बजरंग दल को बैन करने वाली बात कहने से मना कर दिया है। दोस्तों, साथ साथ एक और बड़ी अपडेट एनसीबी से जुड़ी हुई आई है, जहां पर पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहे थे। अब उनसे जुड़े एक मामले में एनसीबी के विजिलेंस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एनसीबी के विजिलेंस ने 11 मई को सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 25 अक्टूबर 2021 को विजिलेंस जांच शुरू हुई थी। विजिलेंस एनसीबी के तत्कालीन मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े और सुप्रिंटेंडेंट विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस अफसर आशीष रंजन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों, दरअसल ये कहा गया है कि शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया था और उसके बाद 25 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी। शाहरुख खान के परिवार से मांगे गए थे 25 करोड़ रुपए। समीर वानखेड़े समेत कई और लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, और ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि देश के मीडिया पर क्या कार्रवाई होगी, जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे को लेकर तमाम अफवाहें फैलाई थी। दोस्तों, जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार आप लोग जानते हैं कि कैसे माहौल बनाया गया था। समीर वानखेड़े को हीरो बताने की कोशिश की गई थी। उन दिनों के कुछ न्यूज टेम्पलेट है, जिसे देखिए दोस्तों किस तरीके से माहौल बनाया गया था आर्यन खान के खिलाफ। यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर तरह तरह के दावे किए गए थे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी और एक शो चलाया गया था। दोस्तों, जमकर बदनाम किया गया था, ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति बताया गया था। यानी शाहरुख खान और उनके बेटे को बदनाम करने के लिए किस हद तक मीडिया गई थी, आप लोग उन दिनों के न्यूज खोलकर देख सकते हैं। और यही बड़ा
कारण है कि अब जब जांच हो रही है तो एक एक करके सारी बातें खुलकर सामने आ रही है। साथ साथ दोस्तों उनका फोन स्विच ऑफ है। आईएएस अधिकारी को दिल्ली सरकार ने जारी किया है नोटिस। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषय को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी और प्रशासनीय नियंत्रण के बाद अब दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर ऑफिस आना बंद कर दिया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने यह दावा किया है। दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वरिष्ठ आईएएस अफसर सेक्रेटरी सर्विस आशीष मोरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, आप अनुशासन के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों ये अधिकारी क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डर चुके हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का पहले सीधा कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सीधे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के हाथ में आ गई है। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। वहीं पर झारखंड के अंदर हज कमेटी के चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जामताड़ा में देश का सबसे बड़ा बजरंग बली का मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने कर्नाटका में कांग्रेस की जीत का श्रेय राहुल गांधी को देने के साथ साथ बजरंग बली को भी दिया है। उन्होंने दावा किया कि बजरंग बली की कृपा से 2024 में भी बीजेपी का सफाया होगा, देश को बीजेपी के पाप से छुटकारा मिल जाएगा। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि झारखंड कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मंदिर बनवाने की बातें कर रहे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में बीजेपी एक महीने तक कई प्रदेशों के अंदर कार्यक्रम करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां कराई जा सकती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी नए तरीके से कार्यक्रम करने की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के महासंगठन मंत्रियों की ओर से पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वहीं पर बिहार में आजकल बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी पर राजनीति भी तेज है दोस्तों। इसी क्रम में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी सुप्रीमो को पूरा परिवार हवाबाज है। अगर लालू परिवार के किसी सदस्य में हिम्मत है तो धीरेन्द्र शास्त्री को छूकर दिखाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार केवल हवाबाजी की बात करता है। मैं चैलेंज करता हूं कि लालू परिवार के किसी भी सदस्य में हिम्मत है तो बागेश्वर धाम के सरकार को रोक कर दिखाए, उनको छू कर दिखाए। दरअसल दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री के कई सारे कार्यक्रम बिहार में हो रहे हैं और सारे नेता अपने अपने तरीके के बयान भी दे रहे हैं। साथ साथ कर्नाटका में बीजेपी की करारी हार के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर टिप्पणी की गई है दोस्तों। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 65 सीटों पर आकर लटक गई। जनता से मुकाबला करने के बाद पार्टी को इसी तरीके से जनता जवाब देती है। बीजेपी का नकली हिंदुत्व कर्नाटका में काम नहीं आया, असली ऑपरेशन लोटस अब वहां हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने भगवा पार्टी के दक्षिण राज्य में हार के बाद सोमवार को ये लेख लिखा है दोस्तों। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र में संपादकीय के माध्यम से कर्नाटका में लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को शिकस्त दी है, ये टिप्पणी की है। साथ साथ कहा कि कन्नड़ लोगों ने देश को एक नई दिशा दी है। संपादकीय में कई और बड़ी बातें कही गई है। मुंबई सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताते हुए जनता ने जो निर्णय दिया है, ये जनता एक बड़ा मैसेज पूरे देश भर की जनता को दे रही है। इस तरीके से सामना में जमकर तारीफ भी की गई है दोस्तों। वहीं पर यूपी के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 350 के आसपास मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से मात्र 61 प्रत्याशी जो मुस्लिम समाज के थे वो जीत कर आए हैं। अयोध्या के भरतकुंड भदरसा वार्ड नंबर 4 से शोएब अब्बास चुनाव जीत कर आए हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है, जिसमें से कई सारे मुस्लिम प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि संभल के सिरसी नगर पंचायत के उम्मीदवार कौसर अब्बास ने चुनाव जीता है। वहीं पर बरेली के धौरा तांडा नगर पंचायत के अध्यक्ष उम्मीदवार नदीमुल हसन ने भी चुनाव जीता है। मुरादाबाद के भोजपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवारी बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार के पक्ष में गई है। कुल मिलाकर दोस्तों 395 का आंकड़ा है जो मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे थे, जिसमें से 61 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। आप लोग की जो भी राय हो इस पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटक रिजल्ट के बाद बीजेपी नेताओं से ज्यादा पत्रकार और एंकर सदमे में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विश्लेषण करे या रोए। पप्पू यादव ने देश के पत्रकारों को लेकर ये तंज कसा है, निशाना साधा है। साथ साथ दोस्तों सीबीआई सीबीसी चीफ के सिलेक्शन कमेटी के बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपना विरोध जताया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता था कि इस व्यक्ति की नियुक्ति हो जिसे अभी नियुक्त किया गया है सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर। साथ साथ दोस्तों द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने बैन लगा दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों के बैन को एक साथ सुनने का निर्णय लिया है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हन और जस्टिस जेबी पारदीवाल ने कहा कि वो मामले में एक साथ ही सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल करते हुए कहा था कि फिल्म को देश के बाकी हिस्सों में बिना किसी समस्या के प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संबंध में प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा। अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार के वकील भी इस पूरे मामले पर अपनी अपनी राय देंगे। दोस्तों जो भी उनकी ओर से कहा जाएगा आप तक सारी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री पद को
लेकर डीके शिव कुमार के समर्थन में संत समाज के भी कई सारे लोग सामने आए हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वोकालिका समुदाय के संत मानते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी को डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी देनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों तेजस्वी यादव ने ठुकराया धीरेन्द्र शास्त्री का न्योता, कहा पटना में चल रहा है जो भी कार्यक्रम, अगर उसमें जनता के हित की बात नहीं होगी तो हम लोग उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और केवल उसी कार्यक्रम में जाते हैं जहां पर जनता के हित की बात होती है। साथ साथ पप्पू यादव बोले, कहा धीरेन्द्र शास्त्री सामूहिक अर्जी लगवा रहे हैं, सबकी समस्या समाधान करवा रहे हैं, तो 2 करोड़ लोगों का सामूहिक अर्जी लगवा दीजिए, सबको एक साथ नौकरी दिलवा दीजिए। एक जुमलेबाज को देश 2014 से देख रहा था, दूसरा 2023 में महा जुमलेबाज आया है। कुल मिलाकर दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री के मामले पर इस तरीके की आलोचना भी की जा रही है। आप लोग को अगर एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।